उपस्थित सभी मीडिया के मित्रों, आज से 9 वर्ष पूर्व 26 मई 2014 को हिंदुस्तान के अंदर एक लोकतंत्र के इतिहास में बहुत बड़ी घटना घटित हुई थी कि 30 सालों के अंतराल के बाद किसी अकेले पार्टी को बहुमत उस समय मिला था, वो भारतीय जनता पार्टी को। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 272 सीटें लेकर के हम लोगों ने पहली बार देश के अंदर विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन किया था। उस के 9 वर्ष आज पूरे हो रहे हैं, उसकी मैं जहां अपने तमाम कार्यकर्ताओं को, शुभ चिंतकों को, समर्थकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उन वरिष्ठ नेताओं का, कार्यकर्ताओं का जो आज इस दुनिया में नहीं है, जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर किया पार्टी को खड़ा करने में। और भारतीय जनता पार्टी आज इस मुकाम पर जब पहुंची 26 मई 2014 को, तो उन वरिष्ठ लोगों का बहुत बड़ा योगदान उस समय रहा। उनको भी हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो उनके कारण आज हम पिछले 9 वर्षों से देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत और सशक्त गवर्नमेंट चला रहे हैं, जो चारों दिशाओं में सफलता के नए नए झंडे गाड़ते हुए आगे बढ़ रही है। उसी उपलक्ष्य में आज हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं और आज 9 वर्ष हुए हैं। इस 9 वर्षों के अंदर हिंदुस्तान के अंदर जो बड़ा बदलाव आया, जो एक गवर्नमेंट, गांव और गरीब की गवर्नमेंट, शहरी और शरीफ की गवर्नमेंट और राष्ट्रवादी ताकतों की गवर्नमेंट बनी उस समय, उसने जो बदलाव किया वो अलग अलग क्षेत्रों में किया। उस चंद क्षेत्रों की बातें आपके ध्यान में ला करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। उसमें पहला जो नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर बदलाव किया कि जो हमारे स्वर्गीय अध्यक्ष रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, अंत्योदय के अंतर्गत के अंतिम व्यक्ति की चिंता करना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक सिद्धांत दिया था जनसंघ के टाइम पर कि मैं उस गवर्नमेंट के कार्यक्रम का महत्व कोई नहीं समझता जिससे कार्यक्रम के कारण या स्कीम के कारण अंतिम व्यक्ति को कोई लाभ नहीं मिलता है। उन्होंने कहा था कि जो अंतिम व्यक्ति लाइन में खड़ा, यानी गरीब उस देश का जो नागरिक है, अगर उसको कोई लाभ मिलता तो मैं उसको योजना मानता हूँ। उसी कड़ी को नरेंद्र मोदी जी ने आगे बढ़ाते हुए इस देश के अंदर उस समय गरीब लोगों के लिए कुछ ऐसे निर्णय लिए जिसका मैं जिक्र करना आप सबके ध्यान में मैं लाना चाहता हूँ। उसमें से हर व्यक्ति को मकान दिया जाए, प्रधानमंत्री आवास योजना, हर आदमी के लिए मकान हो, हर आदमी मकान के अंदर रहे। उसके अंतर्गत अभी तक लगभग 3.25 करोड़ मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर नरेंद्र मोदी जी के कारण इस देश के गांव गरीबों को गांवों में शहरों में मिले हैं। इसी तरह से इस देश के अंदर जो गरीब लोग टॉयलेट बनाने के लिए पैसा इस देश के अंदर दिया। इसी तरह से मकान है, टॉयलेट भी है, लेकिन आदमी आज भी खाना बनाने के लिए लकड़ियों के ऊपर निर्भर है, उपले के ऊपर निर्भर है। एलपीजी गैस उपलब्ध करवाई गई ताकि आदमी को मकान, टॉयलेट, उनकी जो बुनियादी जरूरतें पूरी हों और एलपीजी गैस उसको मिले ताकि वो लकड़ी पर निर्भर न रहे। तो इसी तरह से नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर गरीब लोग जो बीमार होने पर पैसा न होने के कारण मौत को प्राप्त हो जाते थे, हॉस्पिटल नहीं जाते थे घबराते हुए कि पैसा कहाँ से लेंगे, पैसा लगाएगा कौन। ऐसे 10 करोड़ लोगों के आयुष्मान भारत योजना शुरुआत की। उन 10 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवरेज, पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज, लगभग 45 करोड़ लोगों को, यानी 10 करोड़ फैमिली, उनके लिए नरेंद्र मोदी जी ने गांव और गरीब दीनदयाल उपाध्याय जी की उस बात को मानते हुए आगे बढ़ाया।
और आज अनेकों लोगों को लाभ मिल रहा है। और इसी के साथ साथ इस देश का किसान भी खुशहाल हो, देश के किसानों को भी अग्रणी श्रेणी में आगे बढ़ाया जाए, जो अभी भी अनेकों एरिया में बड़ी दिक्कत महसूस करते हैं। लेकिन मोदी जी ने उनके लिए किसान सम्मान निधि योजना, यानी कभी भी किसानों के खाते में सीधा पैसा नहीं आया था, नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों के अकाउंट के अंदर हर वर्ष 6,000 रुपया एक एक किसान के खाते में किसान सम्मान निधि का डाल रहे हैं, जिसके कारण उनको कुछ राहत महसूस होती है। और उसके साथ साथ लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की खादों के ऊपर सब्सिडी, नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से खाद के मूल्य बढ़ गए, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि इसके ऊपर सब्सिडी देंगे, किसानों के ऊपर नहीं डालेंगे, गवर्नमेंट इसका पैसा देगी। तो आज अरबों रुपया किसानों को खाद सब्सिडी के रूप में दिया जा रहा है। इसी तरह से अलग अलग और स्कीमें किसानों को आगे बढ़ाने के लिए की गई, जो दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि हर व्यक्ति गांव के अंदर जो उसको लाभ मिले। और उसके साथ साथ आप लोग देखते होंगे जो अटल जी ने एक अभियान शुरू किया था, इस देश के अंदर रोड कनेक्टिविटी अच्छी हो। विश्व के अंदर भी ये माना जाता है, कई बार उदाहरण भी दिया जाता है कि अमेरिका के एक राष्ट्रपति ने कहा था कि अमेरिका अमीर है क्योंकि हमारे रोड अच्छे हैं। उसी तरह इस देश के अंदर रोड्स की हालत बड़ी खराब थी, गांवों में भी शहरों में भी 4 लेन्स बहुत कम थे अटल जी के टाइम पर। तो उस समय योजनाएं चलाई गई, प्रधानमंत्री आवास योजना हर गांव को सड़क से जोड़ने के लिए, और चतुर्भुज लेन योजना आप सब लोग जानते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज लेन योजना। उस काम को शुरू हुए अभी 6 साल अटल जी के, और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी के जो 9 साल, उसके माध्यम से आज पूरे देश के अंदर जो रोड की कनेक्टिविटी बनी है, उस कनेक्टिविटी के कारण आज इस देश के अंदर टूरिज्म बढ़ रहा है, इस देश के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सस्ता हो रहा है, लोगों का समय बच रहा है, लोगों का रिपेयर जो गाड़ियों की होती थी, समय जो लगता था, डीजल पेट्रोल होता था, अरबों रुपया लोगों का बचना शुरू हुआ और सफर सुहावना हुआ। उसके अनेकों उदाहरण आप हिमाचल प्रदेश में भी देख सकते हैं। आज 4 लेन रोड्स हमारे परमाणु से शिमला, कीर्तपुर साहब से मनाली और पठानकोट से शिमला, ऐसे अलग अलग जगहों के ऊपर अगर आप लोग देखेंगे, टनल के साथ साथ फ्लाईओवर्स, ये सारी चीजें अटल जी के बाद जो तेज स्पीड में आगे बढ़ी वो नरेंद्र मोदी जी के समय पर बढ़ी। आज पूरे देश के अंदर रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी तरह से चल रही है, और आने वाले समय में इस देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को और सहयोग देगी तो हम मान सकते हैं कि आने वाले 10 सालों के बाद पूरे विश्व से बढ़िया रोड कनेक्टिविटी हिंदुस्तान के अंदर होगी, जिसका कदम भारतीय जनता पार्टी ने उठाया था अटल जी के टाइम पर। इसी तरह से रेलवे नेटवर्क, दूसरा बड़ा नेटवर्क हिंदुस्तान के अंदर रेलवे का है। रोड के बाद पूरे देश के अंदर हमारे ट्रेनें चलती थी, ट्रेनों की क्या हालत थी आप सब लोग जानते हैं। नए नए रेलवे ट्रैक बनाने के शिलान्यास हो जाते थे, लेकिन उद्घाटन को 20-20, 25-25, 30-30 साल लगते थे, और कईयों के तो शिलान्यास हो गए बिना बजट से कांग्रेस के समय पर, लेकिन वो वो जो रेलवे ट्रैक है वो बने नहीं। इस देश के अंदर अच्छे ट्रैक बिछे और अच्छी ट्रेनें चलें, उसके उदाहरण आप सब लोग जानते हैं, वो चाहे जनशताब्दी हो, चाहे भारत वंदे ट्रेन हो, या उसके साथ साथ जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हमारे हैं, दिल्ली से बेंगलोर तक, बॉम्बे से लेकर के कोलकाता तक, ऐसे जो मेट्रोपॉलिटन बड़े सिटी और भी हैं, उनमें हमारा जो मेट्रो ट्रेन है उसका नेटवर्क ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने काम किया, और आज इस देश के अंदर कुछ असामाजिक तत्व कह लो या उनको देशद्रोही ताकतें कह लो, उनको वंदे भारत ट्रेन अच्छी नहीं लगती, उसके ऊपर पथराव कर रहे हैं, उन ट्रेनों को तोड़ रहे हैं। लेकिन वो ऊना का सौभाग्य है, हिमाचल का सौभाग्य है कि चौथी ट्रेन हम सब लोगों को वो मिली। इसी तरह से नेशनल लेवल के ऊपर गांव और गरीब तक स्वास्थ्य की दृष्टि से चीजें पहुंचे। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जहां आयुष्मान कार्ड का 5 लाख का कवरेज दिया, वहीं पर एम्स
इस देश के हर स्टेट के अंदर खुले। स्टेट बड़ी है तो 2 खुले, बहुत बड़ी है तो उत्तर प्रदेश की तरह 3 भी खुले, जम्मू कश्मीर की तरह 2 भी बने, तो कोई दिक्कत नहीं। ये अटल जी के टाइम पर एम्स का नेटवर्क बढ़ना शुरू हुआ था और उससे पहले 2-3 एम्स थे। आज 75 एम्स के ऊपर काम चल रहा है पूरे देश के अंदर, अनेकों जगह बन गए हैं। हमारे हिमाचल का एक पोर्शन बन करके तैयार हुआ। हिमाचल जैसे प्रदेश में एम्स बना और ऊना जैसे स्थान के ऊपर पीजे सैटेलाइट हॉस्पिटल का काम चल रहा है। इसी तरह से मेडिकल कॉलेज पूरे देश के अंदर, मोदी जी ने नारा दिया है कि 3 पार्लियामेंट में कम से कम 1 मेडिकल कॉलेज हम देंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश भाग्यशाली है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि 7 मेडिकल कॉलेज हिमाचल प्रदेश में है। 4 पार्लियामेंट है और 7 मेडिकल कॉलेज है। ऐसे ही हर मेडिकल कॉलेज या हर एम्स के अंदर नर्सिंग के कॉलेजेस खुले। ये इस बार हमारी गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है। इस बजट के अंदर पैसा रखा गया 162 मेडिकल इसका नर्सिंग कॉलेजेस का, ताकि जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है वो भी वहां पर मिले। ऐसे स्वास्थ्य की दृष्टि से देश को आगे ले जाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने काम किया। और उसके साथ साथ देश के अंदर जहां किसान खुशहाल हो, वहीं पर जय जवान जय किसान ऐसा हम लोग नारा लगाते हैं, तो जवान भी मजबूत हो, हमारी सेनाएं भी मजबूत हो। उसके लिए जहां मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले रेवाड़ी की जनसभा में कहा था, पहली जनसभा में, कि मैं जब आऊंगा तो 1 रैंक 1 पेंशन दूंगा, तो इस देश के सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन दिया। ये पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत की। अरबों रुपया इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने रिलीज किया। और छोटा मोटा इसमें चीजें भी आती रहती हैं, उनको भी हमें विश्वास है कि आने वाले टाइम में नरेंद्र मोदी जी ही ठीक करेंगे। और इसके साथ साथ सैनिकों का मान सम्मान बढ़ाने का बीड़ा जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कारगिल युद्ध के समय पर शुरू किया था, उसी तरह से इस देश के अंदर जो हथियार बने वो इस देश के अंदर ही बने, यानी इंडिया के अंदर बने और हमारे देश के अंदर हो, उनका निर्माण हमारे देश के अंदर हो। जो कांग्रेस के समय पर विदेशों से हथियार खरीदने में रिश्वत ली जाती थी, अनेकों प्रधानमंत्री उसमें संलिप्त पाए गए, अनेकों मिनिस्टर पाए गए, अनेकों ऑफिसर्स के ऊपर केस चले, वो नेटवर्क तोड़ करके नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां शुरू की। आज हम लोग निर्यात नहीं करते, हम लोग आज निर्यात कर रहे हैं, आयात में हमारी कमी आई है। यानी हम लोग कम हथियार खरीद रहे हैं और हम लोग बेचना शुरू हुए हैं। हजारों करोड़ रुपए के हथियार हमारा देश आज विदेशों को बेच रहा है। मेड इन इंडिया का हथियार लेकर के लोग आज विदेशों के अंदर गौरव महसूस करते हैं। ये आप सब लोगों ने इस देश के अंदर बदलाव देखा और एक बहुत बड़ा बदलाव और इस देश के अंदर आया। लोग बोलते थे नरेंद्र मोदी जी प्रदेश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो फॉरेन पॉलिसी कैसे चलाएंगे। आप आज देखते हैं फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति के नाते हिंदुस्तान की कितनी लंबी छलांग लगी है अटल जी के बाद। अटल जी को लोग पूरे विश्व के अंदर मान सम्मान देते थे और अगर विश्व के अंदर किसी व्यक्ति ने हिंदुस्तान का डंका बजाया विदेश नीति में तो नरेंद्र मोदी जी ने बजाया। जहां नरेंद्र मोदी जी से पहले हमारे साथ जब भी हम लोग संकट में होते थे तो हमारे साथ एक कंट्री अकेला खड़ा होता था, रशिया, बाकी सब लोग पाकिस्तान के साथ होते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने 9 वर्षों के कार्यकाल के अंदर पाकिस्तान को इतना आइसोलेट किया पूरे विश्व के अंदर आतंकवाद की दृष्टि से। आज जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात आती है तो एक कंट्री हमारे विरोध में खड़ी होती है पाकिस्तान के साथ, वो चाइना, और बाकी सब कंट्रियां हिंदुस्तान की बातों का समर्थन करती हैं। ये है 9 साल का नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल की अचीवमेंट्स विदेश की दृष्टि से, विदेश नीति की दृष्टि से। आप लोगों ने देखा आजकल नरेंद्र मोदी जी विदेशों में गए हैं और वापस आए हैं, विदेशों के अंदर कितना मान सम्मान उनको मिल रहा है। जो भारतीय नागरिक है वो कितना गौरव महसूस करते हैं जब उनके प्रधानमंत्री आते हैं। अब पार्टी पॉलिटिक्स ऊपर उठ करके उस विदेशों के अंदर सब विचारधारा को मानने वाले लोग नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए आते हैं और उसका प्रचार प्रसार पूरे विश्व का मीडिया करता है। और आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जी ने तो 2 दिन पहले बोला कि नरेंद्र मोदी जी बॉस है और बहुत पॉपुलर है।
अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला कि आप तो मेरे देश के अंदर इतने पॉपुलर हैं कि आपका दौरा भी 1 महीने के बाद होगा और मेरे लिए मुसीबत होगी कि मैं किसको वहां बुलाऊं किसको ना बुलाऊं। लोग आज मेरे से आपसे मिलना चाहते हैं और टिकटें मांग रहे हैं उस हॉल की जिसके अंदर आपका प्रोग्राम है। आप कल्पना करो, कभी इसी अमेरिका ने हिंदुस्तान के इसी व्यक्ति को, नरेंद्र मोदी जी को बैन किया था कि हम अमेरिका में नहीं आने देंगे। नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद जितने कॉर्डियल रिलेशंस विश्व की ताकतों के साथ बनाए, लोगों के साथ सीधा कॉन्टेक्ट किया और नई नई फॉरेन पॉलिसी के अंदर बदलाव किए, और हम लोग आज पूरे विश्व के अंदर कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान को एक बड़ी ताकत के रूप में आगे बढ़ाया है। ये श्रेय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। और लेकिन दूसरी तरफ अगर आप लोग देखेंगे इस देश की नकारात्मक राजनीति कैसी चल रही है। कांग्रेस के साथ सो कॉल्ड सेकुलर ताकतें, एंटी नेशनल फोर्सेस, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोग, नक्सलवाद को बढ़ावा देने वाले लोग इस देश के अंदर जब भी कोई अच्छा काम होता है तो उसका विरोध करते हैं। उसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। नरेंद्र मोदी जी जो पार्लियामेंट भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं, उसके विरोध में जिस तरह की आवाज उठा रहे हैं, यही कांग्रेस के परिवार के लोग जब अंग्रेजों ने इस देश के अंदर अलग अलग भवनों के उद्घाटन किए तो उनके अंदर मेहमान बन के बैठे होते थे। इसी देश के अंदर जब इनके प्रधानमंत्रियों ने उनको उद्घाटन किए, आज अखबारों के अंदर आया हुआ है, अलग अलग अखबारों ने दिया। आज मणिपुर में विधानसभा का उद्घाटन हुआ तो बिना किसी पद से सोनिया गांधी जी ने उसका उद्घाटन किया। आपने देखा, कोई पद नहीं था उनके पास। इसी तरह से अलग अलग जगहों के ऊपर जब नीतीश कुमार ने किया तो उन्होंने भी बिना गवर्नर से किया। आज उनको राष्ट्रपति जी याद रहे। जब इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने पार्लियामेंट के अंदर लाइब्रेरी से लेकर के एनेक्सी भवन का किया तो कोई राष्ट्रपति जी से नहीं करवाया। आज वो इस चीज को उलझाना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने जो आगे का विजन देकर के पार्लियामेंट भवन बनाया है उसको कंट्रोवर्शियल बनाया जाए, यानी देश के लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर का भवन बन रहा है, हम लोग उसमें भी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं उन राजनीतिक दलों का जिन्होंने कहा कि हम लोग इस फंक्शन के अंदर आएंगे, और नरेंद्र मोदी जी को ही श्रेय जाता है जो बनाने का। वरना जब इसका शिलान्यास हुआ था तब भी लोगों ने विरोध किया था और कहा था 2600-2800 करोड़ रुपया काय को बेकार कर रहे हैं। यानी जहां इस देश के चुने हुए प्रतिनिधि बैठेंगे वो 100 साल पुरानी बिल्डिंग में बैठते थे। इनको गुलामी की बिल्डिंग अच्छी लगती है, गुलामी के जो प्रतीक है। अपने देश की कोई बिल्डिंग इनको अच्छी नहीं लगती है, देश का उदय इनको अच्छा नहीं लगता है। तो आज 9 वर्ष पूरा होने के ऊपर हम नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में, मैं 3-4 क्षेत्र लिए, एजुकेशन में आप लोग जाएंगे तो अलग अलग बदलाव आए हैं, नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के आए, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। टेक्नोलॉजी में आप लोग जाएंगे तो अनेकों बदलाव आए हैं, लेकिन उन सब में विस्तार में न जाते हुए ये जो मूलभूत सुविधाएं गांव और गरीब को, शहरी और शरीफ को जो उन्होंने दी है, उसके ऊपर अपनी बात रखते हुए मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और इस देश की जनता का धन्यवाद करता हूं, प्रदेश की जनता का धन्यवाद करता हूं कि जब जब भी लोकसभा का चुनाव आया, जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नाम के ऊपर मोहर लगाई। और हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में भी हिमाचल प्रदेश की जनता नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में वोट डाल के चारों की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी, ताकि जो चला हुआ कारवां आगे चलता रहे और राष्ट्र जिस गति से आगे बढ़ रहा है उस गति से और आगे बढ़े और हम सब लोग एक बड़ी ताकत के रूप में विश्व के अंदर खड़े हो जाएं, ऐसी कामना करते हुए मैं फिर से मोदी जी को बधाई देता हूँ, जनता का धन्यवाद करता हूँ। और आप सब लोग आए, आप सबको भी इस दिन की बहुत बहुत बधाई। देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।